और क्या आपने विराट कोहली की पास्ट लाइफ देखी है? कहीं ना कहीं अमृतसर के पास में मैंने देखा था कि वो कुछ कीर्तन कर रहे थे। और उस लाइफ में भी इनकी जो अभी की वाइफ है वो भी मेल थी तभी। तो कुछ चीजें होनी ही होती है। हर चीज हर इंसान के साथ लिखी है और जितनी लिखी है ना उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है ना, उसको जहाँ अच्छा लगता है उसको पकड़ता है, जिसके साथ बुरा लगता है उसको पकड़ता है, और उन दोनों में अटका है 1 to 9 के बीच में, 0 पे आ ही नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की कभी आपने देखी है पास्ट लाइफ? 2 पास्ट लाइफ देखी। इसमें मैंने एक में इनकी भीष्म पितामह की कॉन्शियसनेस देखी और एक लाइफ में मैं इनकी स्वामी विवेकानंद की मैंने देखी थी। ऐसा है, हर सोल का एक मिशन होता है। हर सोल का होता है, लेकिन वो जानता ही नहीं। वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में बेचारा पेंडुलम से फंसा पड़ा रहता है, वो सेंटर पे नहीं आता है। तो जो आदमी सुषुम्ना नाड़ी के साथ जीता है, जो सूर्य चंद्र नाड़ी से प्रभावित नहीं होता, वो एक्चुअली अपनी सोल ड्रीम को पूरा कर सकता है। और बहुत बार ना हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं और ऐसे फेसेस आते हैं हमारे सपनों में जो हमने कभी देखे तक नहीं होते। तो क्या ड्रीम्स का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता होगा? पास्ट लाइफ, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है? क्या आपकी पास्ट लाइफ थी? क्या मेरी पास्ट लाइफ थी? कर्मा, रीबर्थ, डेस्टिनी, ड्रीम्स, इन सारी चीज़ों के बारे में ना मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड सी द थिंग इज, आई एम ओनली 22 years old और मेरे मन में ना बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे मन में ये क्वेश्चंस होंगे तो आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन ज़रूर होंगे। एंड दैट इज़ वाई ऑन टुडेज पॉडकास्ट आई हैव डॉक्टर उदय शाह. He is one of the most famous energy healers and past life regression therapists among many others. उन्होंने ना हजारों लोगों को हील किया है और मुझे ऐसा लगा कि if I get him on the podcast, we can figure out answers to these questions together. और ये conversation इतनी interesting होने वाली है ना कि both our minds are going to be blown away. मैं ना पास्ट लाइफ के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैंने ना इसके बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं है। कि मुझे पता है कि शायद ये एग्जिस्ट करता है बट ज्यादा हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में, कभी सोचते नहीं है। और बहुत लोग शायद बिलीव भी नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ ना कि आप एक ऐसी पावरफुल स्टोरी बताइए ऑफ एनी पर्सन ऑफ योर लाइफ जिसके थ्रू जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव भी नहीं करते ना, वो भी इट्स लाइक अ प्रूफ फॉर देम कि मे बी पास्ट लाइफ हमारे बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट करता है। राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं ही हूँ। अगर आपने मेरे पहले कोई पॉडकास्ट देखे होंगे तो मैंने बताया था कि करीबन 12 साल तक तो मैं पास्ट लाइफ में बिलीव ही नहीं करता था, बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 3 साल ये किया है। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा है ना कि एक इल्यूजन है, एक फेक सब्जेक्ट है जो हम स्टोरी कुक करते हैं। बिकॉज साइकोलॉजी में ये कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज को बार बार सोचोगे तो वही चीजें आप दोहराते रहोगे, वो आपके लिए रियल हो जाता है ना। बिकॉज कैलिफोर्निया की जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है वो यही कहते हैं कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं और 90% तो नेगेटिव होते, 54,000 तो नेगेटिव थॉट्स होते। तो अभी आप सोचिए कि इसमें अगर हम जितने भी लोगों को पास्ट लाइफ की बारे में बताएं, इवन अपने पॉडकास्ट के कमेंट्स भी देखे होंगे, तो लोग लिखते इट्स अ फेक, इट्स एन इल्यूजन, इट्स अ ड्रामा, ये कहानियां बोल रहे हैं। बिकॉज जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट, इज इट राइट। अब जब मैंने अपनी पास्ट 6 लाइफ देखी थी, और वो भी आज से कुछ 25 साल पहले, ऐसा है, जब मैं मानता भी नहीं था, तो मैंने क्या किया ना, जो 6 पास्ट लाइफ मैंने देखी थी, काठमांडू की, जयपुर की, शिरडी की, गोवा की, लंदन की और उदयपुर जयपुर की, तो पौंडीचेरी की, मैं वहां जाके वेरीफाई करके आया। पहले 6-7 महीने मैं वहां पे गया, हर एक जगह पे, इवन लंदन तक मैं फ्लाई करके गया। और जो मुझे पता चला कि मैं ये पुजारी था या मैं कोई लाइफ में प्रीस्ट था, मेरा नाम फेडरिक डिसोजा था और मैं फ्लड जोन में मर गया था, मेरे कुछ फॉलोअर्स मरे, मैं सब रिकॉर्ड केयरटेकर से निकाल के आया, सब निकाल के आया।
सबसे पहले तो मैं पौंडीचेरी गया, हाँ। चेन्नई गया, चेन्नई से पौंडीचेरी गया। वहां पे जो मैं एक हिंदू टेम्पल का मैं प्रीस्ट था, पुजारी था, और मैं वहां जा गया। तो वहां पे जो नाम वगैरह सब पता चला, तो वो गांव वाले शॉक्ड हो गए, बोले अरे ये तो कितने पुराना आप बात बता रहे हो। हाँ। तो मैंने कहा जस्ट मुझे क्यूरियोसिटी थी। हम्म। तो इस तरह से आप सोचो कि अगर मैं मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद आज मान रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया, हाँ। अदरवाइज तो मैं कहता हूँ ये सब फेक है। बिकॉज उसके पहले भी जब मैं प्राणी हीलर था, रेकी हीलर था, या मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल रिसर्च करता था, मैं कहता ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आदमी का माइंड अगर 3% ही यूज होता है, Yes. ब्रेन का 97 तो हम यूज नहीं करते, तो 3% में फिर पास्ट आया कहाँ से। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मोबाइल में करीबन 50 साल पुराना डाटा है, हाँ। आप बोलोगे कैसा हो गया, मैंने तो 5 महीने पहले ही लिया है मोबाइल। हाँ। इज इट राइट? Yes. लेकिन जैसे हम नया मोबाइल लेके जस्ट एक ईमेल आईडी डालते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, सब कुछ आ जाता है। आ जाता है, करेक्ट। तो ये जो हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, वेदांत में, तो उसमें कहा जाता है कि 9th मंथ में वो हर एक चक्र के अंदर ना अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करता है। हर एक, मतलब हमारी ये राहु चक्र है, ये केतु चक्र है, ओके। ये दोनों चक्र ना ये पास्ट लाइफ से बहुत रिलेटेड है, लोगों को पता नहीं है। और इसकी जो जिसको हम प्रारब्ध कर्मा कहते हैं, ये 2 चक्रों को। ओके। संचित कर्मा हमारा मूलाधार रूट चक्र है, जिसके अंदर सब फाइलें डंप्ड है। तो जैसे अगर आप मेरे सामने आए पहली बार, अब मेरा ये राहु चक्र एक्टिव हो गया। हाँ। जैसे एक्टिव हो गया, अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे, हाँ। मेरे आंसर्स भले मुंह से निकल रहे, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि मेरा केतु चक्र एक्टिव हो गया। मीन्स आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्स टू व्हाट यू आर आस्किंग टू मी। राइट। समझ में आ रहा है? यस। तो हम जो बोलते हैं ना, लेन देन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। हाँ। तो पास्ट लाइफ का पूरा खेल लेन देन का है। तो बड़े जो संत साधु हैं, जो स्पिरिचुअल है, जो रिलीजियस है, वो शायद नहीं भी मानते होंगे। स्पिरिचुअल लोग ये कहते हैं कि हर मोमेंट में आप पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हो, क्योंकि इतने कलयुग में हो ही नहीं सकता कि ये आपका पहला जन्म हो। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। अनलेस एंड अनटिल आप पिछले लाइफ में कोई एनिमल होंगे और इस लाइफ में फर्स्ट टाइम ह्यूमन है। तो ऐसे लोग कौन है, उनका भी मैंने बहुत रिसर्च किया। जैसे कसब था, हाँ। टेररिस्ट था, है ना, जिसने अटैक किया था 26/11 को। तो ऐसे लोगों की मैंने पास्ट लाइफ देखी कि ये लोग अभी एनिमल से फर्स्ट टाइम ह्यूमन में आए। इनको पता ही नहीं कि ह्यूमन को टैकल कैसे करना है, ह्यूमन बीइंग से बातें कैसे करनी है, ह्यूमन बनना क्या होता है, ह्यूमन उनको बनना पता ही नहीं है उनको। मतलब एक सब्जी काटना या एनिमल काटना या ह्यूमन को मारना, तीनों में कोई फर्क नहीं है। हम जैसे एक फ्लावर निकालते हैं एक प्लांट से, वो लोग भी एक इंसान को मार देते, क्या मर गया, क्या फर्क पड़ा, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो ह्यूमन में आए हैं। तो आप सोचिए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग एक्चुअली हर चीज को रिकॉल करते हैं, और जो इनकम्प्लीट था उसको हम कंप्लीट करने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। इज इट राइट? अब सोचो कि अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थियरी को नहीं मानते, फॉर एग्जाम्पल, तो 90% क्वेश्चंस के लाइफ के आंसर्स आपको कभी मिल ही नहीं सकते। राइट। कभी नहीं मिल सकते। यस। यही इशू बुद्धा के साथ हुआ, जब बुद्धा एक राज दरबार में, ही वॉज अ किंग इन द पैलेस, इतने नौकर चाकर थे, और पंडित ने, ज्योतिष ने ये कहा था उनके फादर को कि अगर गलती से इनको आप बुजुर्ग बताओगे, ओल्ड एज पर्सन, या कोई बीमार इंसान बताओगे, या कोई डेड बॉडी बताओगे, तो ये बंदा ना ये सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ ट्रिगर उसी से हुई। जिस चीज से इनको फियर था बुद्धा को, वो ये सिचुएशन को देख के ना वो रीट्रिगर हुआ, सरफेस पे आया, पास्ट लाइफ प्रेजेंट में आया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं राजा बन के क्यों रहूं, अगर मैं बूढ़ा होने वाला हूं तो फिर मैं इस एज में ही क्यों ये सब ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं, अगर मैं बीमार होने वाला हूं तो इसका मतलब कि मुझे हेल्दी होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इज इट राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस के जो उनको आंसर नहीं मिले, ये उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिले जब उन्होंने अपनी 649 पास्ट लाइफ देखी। मतलब आप सोचो कितने अंदर गए होंगे वो। इन्होंने इतनी आनापाना सती की, इतनी विपश्यना की, इतना ध्यान साधना की कि इन्होंने एवरी सेल ऑफ द ब्रेन में अपनी जो जो पास्ट लाइफ थी या अपने डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशंस थी, इन्होंने उसको ट्रिगर करके एक्टिवेट किया, और वो समझ गए कि आई हैव टू गो थ्रू इट
एंड आई हैव टू डील इट, ऐसा है करके। तो आप सोचो ये कितना बड़ा प्रोसेस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। और गीता में भी तो कहा जाता है कि द बॉडी डाइज बट द सोल नेवर सोल डजंट डाई। बट क्या अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियनिटी में, इस्लामिक में और जैनिज्म में ना इतने पास्ट लाइफ को एम्फसाइज नहीं किया गया। द रीजन क्या होता है कि जब आप किसी धर्म में कट्टर होते हो ना, हाँ, कट्टर होते हो, बहुत हार्ड कोर रिलीजियस, तब आप उसको डिनाई करते हो। बिकॉज आपको डर होता है कि किधर इसने पास्ट लाइफ में क्रिश्चियनिटी देख ली, डाइवर्ट हो जाएगा। अगर इसने अपने आप को कोई इस्लामिक में देख लिया तो डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसा है ना। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है इस सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करना, ऐसा है। और आपने ना ये भी कहा कि आपने आपकी 6 पास्ट लाइव्स देखी, हाँ। अब आप बिलीव भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये कैसे हुआ कि आपने ये देख कैसा लिया? था ना कि आई बिलोंग टू जैन फैमिली, ऐसा है। एंड मैंने कभी भी कोई रिलीजियस प्रोसीजर नहीं किया जैनिज्म में। मेरे पेरेंट्स हार्डकोर जैनिज्म में फॉलो करते रहे। तो जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था और मैं क्लिनिक पे बैठा, तो एक दिन मैंने सोचा कि सब लोग फास्टिंग करते हैं, चलो मैं भी फास्टिंग करके देखता हूँ। हमारा जो 8 दिन का उपवास का दिन होता है ना, तो मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ। और जब मैंने फास्टिंग सोचा, मुझसे ना हंगर बर्दाश्त नहीं होता है, बिकॉज मैं इतना हाइपर एक्टिव था और इतना मतलब एसिडिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर्सन था जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था। तो मैंने सोचा मैं सो ही जाता हूँ, जब खाना ही नहीं तो फिर करूँ क्या। क्लिनिक भी मेरी बंद थी उस दिन। तो मैंने 21 आवर्स मैंने मेडिटेशन किया। मैं शाम को कुछ 5 बजे सोया और दूसरे दिन 2 बजे उठा, नेक्स्ट डे। उस 21 घंटे में मैंने 6 पास्ट लाइफ देखी। Oh my God. क्योंकि उस टाइम पे मेरे फैमिली में कोई नहीं था, मतलब आई वॉज स्टेइंग अलोन। मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं नहीं रहता था। तो मुझे लगा कि चलो कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूंगा और मैं अपनी 6 पास्ट लाइफ खुद ब खुद देखूंगा। ऐसा नहीं था कि कोई थेरेपिस्ट ने मेरे ऊपर कोई प्रोसीजर किया, ऐसा है। और जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा ये क्या हुआ। मतलब मैंने कभी पौंडीचेरी के बारे में सोचा नहीं, या कभी मैं लंदन के बुस्टन स्टैम्पेड चर्च के बारे में सोचा नहीं था, मैंने कभी गोवा के चर्च के बारे में सोचा नहीं था। और मैंने अपने आप को प्रीस्ट मैक्सिमम लाइफ में देखा, ऐसा है करके। तो मैंने सोचा लेट मी प्रूव इट, आई कांट डाइजेस्ट दिस थिंग। तो फिर इसलिए मैंने वेरीफाई करने के लिए ये सारे ट्रैवलिंग किए। मैंने करीबन 3-3.5 महीने क्लिनिक भी बंद रखी। मैंने सबको बोला आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस क्लिनिक। और उस दरमियान मैं सब जगह जाके मैंने वेरीफाई किया। सो दैट वाज द एविडेंस, मतलब सबसे बड़ा प्रूफ मुझे मिला करके, ऐसा है। और इससे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये भी एक क्वेश्चन है मेरा कि फॉर एग्जाम्पल अभी इस वर्ल्ड में कुछ 8 बिलियन यस, बट बहुत सालों पहले तो नहीं थे, शायद इससे हाफ थे। तो अगर आप बोल रहे हो कि सबकी पास्ट लाइफ होगी, बट अगर बहुत सालों पहले कम लोग थे और आज ज्यादा लोग हैं, तो ये मैच कैसे होता है यार? नए सोल्स आ रहे हैं, व्हाट इज दैट इक्वेशन लाइक? नहीं, वो इक्वेशन अलग है। जब मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया, जब मैंने ऑरा साइंस के ऊपर जब मैं पीएचडी कर रहा था, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि ये पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में लोग आ रहे हैं। ह्यूमन किंगडम से लोग गॉड के किंगडम में नहीं जा रहे। मतलब जैनिज्म में भी कहा कि 24 तीर्थंकर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने। बुद्धिज्म में भी कहा कि बुद्धा के बाद कोई एनलाइटन ही नहीं हुआ। समझ में? इसका मतलब क्या है कि लोग क्या होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिजायर ये लोग अटक रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है कि सोल की जो पोटेंशियलिटी है ना, डिवाइन होती है। जैसे अगर आप अर्जुन की लाइफ बोलें या कृष्ण की लाइफ बोलें, या जितने भी ऐसे संत साधु या बहुत हाई डायनेमिक पोटेंशियल लोग थे ना, उनकी सोल इतनी पावरफुल होती थी कि अगर वो डिजायर नहीं रखते, मटेरियल डिजायर, वो एक झटके में एनलाइटनमेंट और एक झटके में मोक्ष में चले जाते। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब उनका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट हम ह्यूमन बीइंग को मिला, एक छोटा सा पार्ट, एक क्वांटम पार्ट, तो लोगों ने क्या किया, उस क्वांटम पार्ट को ना निग्लेक्ट किया। किसी के अंदर कर्ण की थी, या लक्ष्मण की थी, या राम की थी, या कृष्ण की थी, या हनुमान जी की थी। उन्होंने उस क्वांटम लाइट को, पार्ट को निग्लेक्ट किया, और उन्होंने सिर्फ जो एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं, जो मिनरल या एनिमल या प्लांट किंगडम की जो मेमोरीज होती है, उसको उन्होंने रीएक्टिवेट किया, ह्यूमन ने, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पेरेंट्स से हजारों अच्छे गुण मिले होंगे, संस्कार मिले होंगे, लेकिन आप क्या है ना, अगर अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा हो,
तो डेफिनेटली वो सारे गुण ना लुप्त हो जाते। हाँ, तो लोग क्या बोलते, यार ये लगती नहीं है अपने पेरेंट्स से कुछ लिया इसने, ये तो हमेशा फ्रेंड सर्कल के साथ रहती है, खाती पीती है, मौज मस्ती करती है, चिल करती है, पार्टी में जाती है, ऐसा है करके। तो हम सब ह्यूमन बीइंग को ना, जैसे आजकल कहते हैं ना, वो धर्म गायब हो गया, सनातन धर्म गायब हो गया, या जो रियल रिलीजन थे वो गायब हो गए। इसका मतलब जो रियल सोल पोटेंशियल थी वो सबकी गायब हो गई। टैलेंट जो था, सोल टैलेंट था, वो सबका गायब हो गया है। पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर सफरिंग जस्ट बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे कैरी इन देयर सोल। दैट्स द मेन थिंग। वाह, ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कही कि पीपल आर सफरिंग बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे कैन। हाँ, बिकॉज जिस दिन मुझे पता चला मेरा सोल टैलेंट तो थर्मल विजन है, आई कैन सी द चक्र, आई कैन सी द ऑरा, आई कैन सी द पास्ट लाइफ, मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस ही बंद कर दी। मैंने कहा जब मुझे स्ट्रगल करना क्यों है, ये कमीशन वाली प्रैक्टिस, ये CUT वाली प्रैक्टिस जो हम मेडिकली करते थे, मैंने कहा आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो वो कैसे हुआ, बिकॉज मैं इंसानों को एकदम अंदर तक, जैसे एक्सरे मशीन कैसे होता था, मैं ऐसे देखना शुरू करता था, और बिफोर दे गिव मी द रिपोर्ट्स, द रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपको अर्थराइटिस है, आपको अस्थमा है। तो कहते अभी तो आपने रिपोर्ट पढ़ा भी नहीं। exactly. मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज आफ्टर आई सीन माई ऑल द पास्ट 6 लाइफ, मुझे एक चीज समझ में आई कि इवन आई वॉज द आउल इन वन लाइफ, आई वॉज ईगल इन वन लाइफ। तो मेरे अंदर थर्मल विजन बहुत जबरदस्त थी, जो बचपन में थी, लेकिन मैं निग्लेक्ट करता था। जब मैं बचपन में पेरेंट्स को बोलता था कि ये अंकल मरने वाले हैं, तो मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे तू कुछ भी क्या फेंकता है, और सही में मर जाते थे। तो तब मुझे समझ में आया कि बचपन से वो थर्मल विजन थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे वो प्रोत्साहन नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया। उन्होंने कहा तू कुछ भी बोलता है, ऐसा है करके, राइट। तो इवन मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे ना, उनको मैं कहता था तू ये कर रहा है ना तो इससे ऐसा होगा, तू ये क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, ये तो आने ही नहीं वाला एग्जाम में, तू ये पढ़ेगा तो आएगा। तो सही में एक्चुअली वैसे होता था। सो आप समझ दो कि अगर हमारे ऑरा के इतने लेयर्स हैं और उसमें सब कुछ प्रेडिक्शंस है, अगर कोई उस प्रेडिक्शन को पढ़ सकता है, तो डेफिनेटली अपने प्रेजेंट को बहुत हद तक वो करेक्ट कर सकता है। लेकिन लोग वो सोचते ही नहीं। लोगों को क्या लगता है, कर्म है ना, जैसा होगा भुगत लेंगे, देखा जाएगा करके। इज इट राइट? बट ऐसा नहीं है। बहुत से संकेत मिलते हमें, बहुत से इंट्यूशंस होते हैं, बहुत सी साइकिक एबिलिटीज होती है, बहुत से लोगों के थर्ड आई ओपन होती है, लेकिन लोग एक्चुअली दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो साइंस होते हैं बट होते हैं, बिकॉज क्या है ना, हम जब 2.5 साल के होते हैं ना, और पहली बार जब हम स्कूल में जाते हैं, हमारा वो सारा विजन बंद किया जाता है। हमें टोटली लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल साइड में लेके जाते, और वहां पे जो हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो हमारी डिवाइन पावर सब खत्म हो जाते, और यही है फिर कंपटीशन में आ गए, सैचुरेशन आ गया, फिर सेम सिंपल सिस्टम है, ऐसा है। तो लोग अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ सकते ना, बिकॉज जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, मतलब जाति स्मरण जिसको महावीर ने कहा, बुद्धा ने उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा, तो वो लोग अंदर नहीं जाते, तो उनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर कितनी डिविनिटी थी। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ऐसे होता है। अभी आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिद्धिविनायक कितना पास में है, मैं यहाँ पे ऑरा उसका फील कर पा रहा हूँ, राइट। मेरे चक्रस अभी एकदम सेंसिटिव है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन लोग नॉर्मली मंदिर में जाके भी फील नहीं करते। डेफिनेटली मैं शिरडी जाता हूँ तो 100 किलोमीटर्स मुझे फील होता है, 100 किलोमीटर्स के रेडियस में मेरा ऑरा ओपन हो जाता है। लेकिन लोग तो मंदिर में बाबा के सामने जाके भी उनको फील नहीं होता है, बिकॉज लोग है ना बाहर की दुनिया से सेंसिटाइज्ड है, लोग अंदर के बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं है। दैट्स द मेन थिंग। दैट इज सो ट्रू कि हमें ना इस रेस में हमें बोलते कि इस रेस में जाओ एंड वी स्टॉप लुकिंग इनवर्ड। या दैट्स द थिंग। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है ना, अंदर डिग करना होता है। मतलब आप 7th लेयर से 6th लेयर, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, इतनी अंदर की लेयर में जाके फिर पास्ट लाइफ ओपन होती है। तो लोग तो अभी तक 7th लेयर को, स्पिरिचुअल लेयर को नहीं समझे। अंदर 6 लेयर तो अभी भी इनके लिए तो एक ब्लॉक है बड़ा। तो हाउ कैन दे गो? सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या ये जो टर्मिनल इलनेसेस भी होते हैं, जैसा आपने कहा, ये
कैसे कनेक्टेड होते हैं टू व्हाट हैपेंड इन आवर पास्ट लाइफ? या बहुत सारे हैं, बिकॉज मैंने कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज के केसेस को जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा तो डेफिनेटली उनका भी ऐसा था कि उनके हार्ट में ना पहले से किसी ने खंजर मार के उसको मर्डर किया था। तो वो जो होल था वो प्रेजेंट लाइफ में रिफ्लेक्ट हुआ। इवन ये छोटे छोटे जो मोल्स होते हैं ना, ये भी पास्ट लाइफ से होते हैं। तो हम लोग जब रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम बॉडी को रिलैक्स करने के बाद ना जो भी बॉडी मार्क्स होते हैं ना उस पे हम अटेंशन देने के लिए बोलते हैं। मैंने सोल्जर्स की भी बहुत पास्ट लाइफ की है। तो वो लोग भी पास्ट लाइफ में अगर कहीं पे उनको स्टबिंग किया है, कहीं पे भी उनको चाकू मार दिया है या उनको गोली मार दी है, उसी जगह पे जब वो अटेंशन देते ना तो वो पूरी अपनी आर्मी लाइफ देखते हैं कि कहाँ पे वो बॉर्डर पे थे, कौन से तैनात थे, कौन से दुश्मन थे, उन्होंने किस तरह से अटैक किया था, वो पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। मतलब उनको तो पता भी नहीं था, बिकॉज इस लाइफ में तो वो सोल्जर नहीं है। इस लाइफ में तो आपके और मेरे जैसे लेमैन है। लेकिन उन्होंने परफेक्ट बताया कि ये 1962 में मैं इस बॉर्डर पे खड़ा था और ये गोली मुझे लगी, तब तक मैं थोड़ा जिंदा था, जब दूसरी गोली लगी तो मैं एकदम घायल हो गया, फिर मैं कोमा में चला गया कुछ टाइम, जब मैं कोमा से बाहर आया फिर मैं हैंडीकैप हुआ। मतलब एक एक चीज उन्होंने इतनी डेप्थ में मुझे समझाई। मतलब आप सोचो, मैंने अपनी भी बहुत सोल्जर की लाइफ देखी है और मैं बहुत कहता ना बहुत पेट्रियोटिक पर्सन था, बहुत ही। और आज भी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुझे ब्रिटिश का वीजा ही नहीं मिलता है। मैं जब भी अप्लाई करता हूँ रिजेक्ट होता है। बाकी मैं 14 कंट्रीज में जा चुका हूँ, यूएस में इतनी बार जा चुका हूँ, लेकिन वहीं का मुझे नहीं मिलता है, बिकॉज वहां की जो सोल्स है अभी भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ डिस्टेंस से ही फॉरगिव करता हूँ कि भाई हो सके कभी मुझे जाने का मौका मिले, ऐसा है करके। क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था आज से 12 साल पहले, तो उस टाइम पे मैंने सारी अपनी वो लाइफ देखी थी लंदन में, और उसके बाद से मैंने जितनी बार भी अप्लाई किया आई एम रिजेक्टेड। और वो मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम पहली बार गए क्यों थे। मैंने कहा बस मैं ऐसे ही घूमने गया था। तो वो आज तक वो इररिलेवेंट क्वेश्चन था और मेरे आंसर को वो जस्टिफाई नहीं कर रहे। सोचो, सो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। Exactly. फिर जब मैं अमृतसर में गया तो मैंने अपनी जलियांवाला बाग की लाइफ देखी। वहां पे भी वो कुछ जो हादसे हुए थे उसको मैंने अपने लाइव विजुअल्स में देखे। फिर मैंने जो लोग मेरे साथ थे, फॉर्चुनेटली उस टाइम पे वो मेरे एक रिट्रीट में थे, तो मैंने उनका रिग्रेशन किया पास्ट लाइफ, और उन्होंने वही लाइफ देखी जो मैंने पहले देख चुका था, अमृतसर की। तो फिर वहां पे मैंने बहुत फॉरगिवनेस करवाई और उनसे कॉर्ड कटिंग करवाई, उनकी हीलिंग करवाई, एंड देन दे वर नॉर्मल। ऐसा है। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जहां पे भी जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों की पास्ट लाइफ करता हूँ जो लोग मेरे साथ हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि जिस पर्पस के लिए मुझे वहां भेजा गया है, क्या वो पर्पस सही में वो था या मैंने कुछ इल्यूशनरी क्रिएट किया, ऐसा है करके। Yes. और आपने और एक वीडियो में ना एक स्टोरी बताई, व्हेन यू वर इन सिंगापुर, और आपने एक सिंगापुरियन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और वो लक्ष्मण निकला था। एग्जैक्टली। बहुत क्यूरियस, क्योंकि वो तो कभी इंडिया आया नहीं था, उसको रामायण के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो एक्चुअली उसकी मदर बहुत बीमार थी, तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे बहुत तकलीफ होती है मेरी मम्मी को देखते हुए। तो मैंने कहा तुम्हारी मम्मी को आप हीलिंग करो। बोले हीलिंग तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे मम्मी के साथ क्या कनेक्शन था। तो उसने पूरी रामायण की लाइफ देखी और उसने उस प्रेजेंट लाइफ की मम्मी को उस लाइफ में कई कई देखी। तो उसने जो एक गर्ज किया था कि कई कई के वजह से हमको 14 साल वनवास जाना पड़ा, तो राम ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लक्ष्मण ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए इस लाइफ में उसको समझ में आया, देन ही एक्सेप्टेड कि क्यों इसका ये ऐसा है करके, व्हाई सफरिंग बिकॉज ऑफ द मॉम, ऐसा है करके। और आपने खुद को भी एज लक्ष्मण देखा? हाँ, बिकॉज जब वो बातें कर रहा था ना, तो मुझे कुछ तो रेजोनेंस लग रहा था, बिकॉज बिफोर ही वाज डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, मैं उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो पैरेलली मेरी लाइफ भी चल रही थी, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ भी ट्रिगर हुई। तो वो टाइम पे तो एक बड़ा क्वेश्चन था, बिकॉज ये हुआ था 2011 की बात है, कि ऐसे कैसे कि भाई दो सोल सेम पर्सन को देख रहे, ऐसा है करके। तो बाद में जब मैंने अपना सेल्फ रिग्रेशन किया ना,
तो एग्जैक्टली वो वैसा ही निकला जैसा प्रेजेंट लाइफ में मेरी मदर के साथ मेरा एक इशू था करके, सेम टू सेम मेरा इशू था, ऐसा है करके। बट दो लोग अपने आप को एज वन पर्सन कैसे देख बहुत सकते देख सकते हैं। जैसे मैंने कम से कम 8-10 गांधी जी के सोल्स को और ये देखा कैसे है। possible जैसे है? मैंने आपको कहा ना कि पहले के सोल्स बहुत पोटेंशियल थे, हैं? पावरफुल थे। बहुत पावरफुल थे। ओह। इस प्रेजेंट लाइफ के कलयुग में ना वो पावरफुल सोल एक बॉडी में नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा है करके। जैसे अभी ये 5G का सिम है, अगर आप कोई पुराने 6600 नोकिया में डालोगे तो आपको 5G थोड़ी मिलेगा। यस। समझ में कि ना, आपको उतना ही पावरफुल मोबाइल चाहिए। तो इसी तरह से क्या हो गया ना कि मैंने अर्जुन भी बहुत देखे, हाँ। मैंने भीष्म पितामह भी बहुत देखे हैं पास्ट लाइफ में। मतलब जो कहते हैं ना जो पोटेंशियल सोल्स होते हैं, मैंने संभाजी देखे हैं, मैंने शिवाजी महाराज को भी देखा है। तो वो लोग कैसा है ना, डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में ना वो डिवाइड होके ना अलग अलग अपनी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ओके, गॉट इट। अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ। बिकॉज एक चीज मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में समझ में आई, एक थियरी समझ में आई कि टाइप ऑफ द सोल्स ना अलग अलग जगह पे ना एक कॉमन लेसन सीखने को आते हैं। जैसे अभी ईरान और इराक का एक चल रहा है, यस। इज इट राइट? Yes. सेम टाइम पे यूएस भी एक लेसन सीख रहा है, हाँ। दुबई भी सीख रहा है, और वहां पे जो इश्यू हो रहे हैं उसके कुछ हमारे ऊपर गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ। पेट्रोल का प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब हम भी कुछ लेसन यहाँ सीख रहे हैं। यस। मतलब आप सोचो, अगर हमारी पास्ट लाइफ कनेक्शन उन कंट्री से नहीं होती तो हम उनसे डिपेंडेंट भी तो नहीं होते। हाँ। इस चीज से तो हम पहले इंडिपेंडेंट हो जाते। हाँ, राइट। तो ये जो एक कमर्शियल बोलो या ये इकोनॉमिकल सिस्टम, ये पूरी पास्ट लाइफ पे डिपेंडेंट है। ये पूरी शेयर मार्केट है, ये पूरी पास्ट लाइफ पे life डिपेंडेंट है, पे। पूरी पास्ट लाइफ पे डिपेंडेंट है। मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, हर्षद मेहता को क्या हुआ, कितने कंट्रियों में इसका प्रॉब्लम हुआ, नीरव मोदी को इशू हुआ, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ, किंग फिशर वाले को हुआ, कितने लोगों को, विजय माल्या, कितने लोगों को। मतलब आप सोचो, ये जैसे एक पत्थर को हम कीचड़ में फेंकते ना, हाँ। उसके कैसे छींटे उठते। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव सोल्स होते हैं या नेगेटिव कार्मिक होते हैं ना, इनके सब कार्मिक क्वांटमली बहुत सारी जगह पे गिरे हुए रहते हैं। तो जब उस बंदा गिरता है तो बहुत से लोग को अफेक्ट होता है। तो अगर आप अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस लाइफ को हील करते हो तो आप विक्टिमाइज कभी नहीं होंगे। फिर पेट्रोल का भाव बढ़ने दो, गैस का भाव बढ़ने दो, वहां युद्ध होने दो, योर लिस्ट बॉर्डर, अफेक्ट होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। कोविड के टाइम पे हम लोग ने इतनी ट्रैवलिंग की, इतने इवेंट्स किए, हमारे किसी ना टीम मेंबर को प्रॉब्लम हुआ ना पार्टिसिपेंट्स को हुआ, बिकॉज पहले ही बिफोर वी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम आवर हाउस मैंने उनको कहा आप सेल्फ रिग्रेशन करके निकलना, नहीं तो दूसरे का चेप आपको लग जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट कि भाई आप रिश्ते देखो या अपने पुराने संबंधों को देखो, आप एक्चुअली फ्यूचर के डिजास्टर को प्रेजेंट में ठीक कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है आने वाले कल में पिछला कल का कुछ तो आने वाला है। हाँ। कुछ रॉ नहीं आता। मतलब आप पूरे साल में जो किताबें पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, मुझे बताओ एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में तो वही आता है जो पूरे साल भर पढ़ा है। एग्जैक्टली, दिस इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थियरी। जो पहले के इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल के जो भी क्वेश्चन आंसर्स अधूरे रह गए हैं, जो लेसन्स अधूरे रह गए हैं, उसी का री एग्जामिनेशन होता है प्रेजेंट लाइफ में। नहीं तो आप सोचो, करोड़ों का सपने तो सब देखते हैं, अमीर होने के सपने सब देखते हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आज आप पॉलिटिकल लाइफ देखो, चाहे आप तो यहाँ पे अभी दादर एरिया में रहते हो, शिवसेना की एरिया में रहते हो, तो आप देखो इनकी पिछले 30 साल के अंदर कितनी लाइफ में चेंजेस आए पॉलिटिकली। तो आपको नहीं लगता ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा? क्योंकि ओरिजिनली ये लोग शिवाजी महाराज से स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, जो पोटेंशियली थे। इज इट राइट? तो इनका पावर, जज्बा बहुत था। इज इट राइट? अब वो पावर को, उस पोटेंशियलिटी को, उस इंटेलिजेंसी को अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप डाइल्यूट नहीं होंगे। और अगर आप डाइल्यूट हो गए तो बात खत्म हो गई, तो कनेक्शन ही चला जाएगा। तो यही होता है, जो लक्ष्मण थे, जो अर्जुन थे, जो भीष्म पितामह थे, वो सब डाइल्यूट होते होते इस प्रेजेंट लाइफ में जो आए हैं ना, इनकी लाइफ मेस है।
इनकी लाइफ मैस है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग थी या जो राम जी की ब्लेसिंग थी, अब इतनी ब्लेसिंग, इतनी पोटेंशियलिटी उनमें नहीं रही। नहीं। ऐसा है करके। इज इट राइट? यस। और अभी फॉर एग्जाम्पल इस लाइफ में हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, हाँ। उसने मेरे साथ राइट, बुरा राइट, किया। राइट, राइट। क्या ऐसे हो सकता है कि जो लोग हमारे साथ इस लाइफ में बुरा हाँ। करते हैं, पिछली लाइफ में हमने उनके साथ कुछ बुरा किया होगा? ऐसे जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है ना, आप देखो कि कोई एग्जाम टफ होती है, कोई पेपर टफ होता है, उसके साथ कोई कर्मा थोड़ी होता है। इज इट राइट? वो किसी एग्जामिनर ने सोचा कि इस साल मैं थोड़ा ये पेपर को टफ रखता हूं, बाकी सारे के तो सब इजी इजी गए, चलो एक टफ रखता हूं तो पता तो चले कौन सा स्टूडेंट पोटेंशियल है। तो हम हर एक चीज को कर्मा नहीं बोलेंगे, कुकर्मा नहीं बोलेंगे। लोग बोलते कुकर्मा किया है, मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं है। इस कलयुग में कितने लोग हैं जो अच्छे लेसन सीखते हुए बुरे लेसन पेंडिंग में रखे, तो उनके साथ तो यही होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम क्या सोचते हैं कि सिद्धि विनायक जाते तो सभी की इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती, महालक्ष्मी जाते सभी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? बिकॉज जो लोगों के बुरे लेसन्स बाकी हैं वो तो सिद्धि विनायक भी अवॉइड नहीं कर सकते। चर्च में जाने के बाद भी अवॉइड नहीं होगा। यू हैव टू गो थ्रू द टफ लेसन्स, यू हैव टू गो थ्रू द टफ टाइम, यू हैव टू गो थ्रू द टफ पीपल, उसके बाद ही आप निखरोगे, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ओके, राइट। सब कुछ कर्मा से रिलेटेड नहीं है। तो अभी दो प्रॉब्लम मेजर है, मैं आपको बताता हूँ। एक मनी का प्रॉब्लम और एक हेल्थ का प्रॉब्लम। इज इट राइट? रिलेशन तो है ही, नो डाउट, राइट? ये प्रॉब्लम ऐसे है ना, रिलेशन को एक अवॉइड कर सकते हो कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, आप ब्लॉक कर दोगे सोशल मीडिया पे। लेकिन बगैर पैसे के आप कैसे जियोगे? और इलनेस में, डिजीज में, कैंसर में आप कैसे जियोगे? जो आपके साथ चल रहा है, अंदर चल रहा है, उसको आप कैसे अवॉइड करोगे? बाहर से कोई तकलीफ दे रहा है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। कैंसर की गांठ मेरे अंदर है, आपको लगता है मैं अवॉइड कर सकता हूँ? नहीं। मेरे अंदर पॉलिटी इश्यूज चल रही है, पैसा बिल्कुल नहीं मेरे जेब में, मेरा जेब खाली पड़ा हुआ है, कर्जे से डूबा हुआ हूँ, EMIs चल रहे हैं मेरे, मैं क्या अवॉइड कर सकता हूँ? तो ये दो चीजें ना बहुत खतरनाक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को तो सबसे पहले सॉल्व करते। ये सॉल्व हो गए तो रिलेशन के वैसे ही सॉल्व हो जाते। क्योंकि रिलेशनशिप के इश्यूज क्यों होते कि या तो आप पार्टनर्स की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हो, या आप हेल्दी नहीं हो, अनहेल्दी हो, तो आप में इतनी पोटेंशियलिटी नहीं रही कि उसको हेल्प करने की, उसको मदद करने की। इज इट राइट? काफी बार डॉटर इन लॉ इतनी वीक होती है, वो इन लॉज को हेल्प नहीं कर सकती, तो मदर इन लॉ बोलती है तेरे उम्र में तो मैं कितना काम करती थी। इज इट राइट? तो इससे क्राइसिस बढ़ जाते कि नहीं? ऑफ कोर्स। इज इट राइट? अब हस्बैंड वाइफ में भी क्या होता है कि आजकल अगर आप देखो कि एक फीमेल ज्यादा जॉब करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, एडिक्शंस भी आजकल ज्यादा होता है स्मोकिंग, अल्कोहल के वजह से, तो उसकी बॉडी इतनी वीक है, इतनी अनहेल्दी है। तो काफी, तो मैंने, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम इनफर्टिलिटी या गायने के इश्यूज इसलिए हुए क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही गलत थी। तो जब आप फैमिली को सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो, आप वंश बढ़ा ही नहीं सकते हो, या एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ ही नहीं दे सकते हो, हैंडीकैप बॉर्न होता है, मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होता है, तो आपको नहीं लगता रिलेशन क्राइसिस चलते रहेंगे? तो यही पास्ट लाइफ का मेन फंडा क्या है, यू हैव टू रिवाइटलाइज योरसेल्फ, you have to restore yourself, you have to recover yourself, you have to recure yourself, तब जाके आपके सब कुछ सिस्टम डेवलप्ड होंगे। राइट, Is it right? Yes. और ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं, वो प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं है। कैसा है, मैं अगर आपको बोलूं कि अभी आप 1 घंटे पहले कहाँ थे, आप बोलेंगे मैं यहाँ पे थी, तो अब मैं आपको पूछूंगा कुछ आपके किसी से झगड़े हुए? बोले हाँ, उससे मेरी थोड़ी काना सुनी हो गई। मैंने कहा चलो जाके सॉरी बोल दो, आपने बोल दिया, हो गया रिग्रेशन। कितना इजी है। ओके। जरूरी नहीं कि भाई हमें कोई ट्रांस में लेके जाए, कोई हिप्नोथेरेपी करे, कोई हमें डीप थीटा डेल्टा लेवल पे ले जाए। एक्चुअली अगर आप कॉन्शियसली पीछे 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 एक मूवमेंट जा सकते हो, तो यही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। अगर प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन सीख लिया तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो इजी है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, पास्ट लाइफ में जाते इसलिए नहीं क्योंकि एक तो डाउट है
एक तो फियर है, हाँ, ये दो इश्यूज हैं। yes. तीसरा इश्यू ये है ईगो का, कि अगर मैं पीछे जाऊंगा और अगर मुझे मेरी गलती दिखाई दे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब तक तो मैं उसको ब्लेम किए जा रहा था, हाँ, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि प्रेजेंट लाइफ में मैं ही गलत था या पास्ट लाइफ में मैंने ही इसके साथ ऐसा बदसलूकी की, तो आपको नहीं लगता मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा? of course तो होगा। फिर आदमी क्यों करेगा? हाँ, वो तो वही कर सकता जो पहले अपनी ईगो को मारता है, जो अपने कॉन्शियस माइंड से तैयार है, हाँ, लॉजिकली तैयार है। सेकेंडली, वो अपने क्लटर्स को निकालने के लिए तैयार है, अपने माइंड से सब बोलते हैं ना, जो इमोशंस बैगेजेस लिया है मैक्सिमम, जिसको मैं कहता हूँ ट्रॉमास, हाँ, ये जितने भी ट्रॉमास हैं हमारे अंदर, ये एक्चुअली सब पास्ट लाइफ से तो आए हैं। हाँ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन आपके अंदर भी इतना ट्रॉमा मैं देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर भी ट्रॉमास है, इसका मतलब कहीं तो पास से ही आया होगा। यस। समझ में कि हम लोग वूम रिग्रेशन करते हैं तो पेरेंटल ट्रॉमास निकालते, हम लोग प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो कहीं फ्रेंड्स का, टीचर का या रिलेशन ब्रेकअप का ट्रॉमास हम निकालते। इज इट राइट? कहीं कहीं हम लोग देखते किसी अंकल ने अब्यूज किया या किसी नेबर ने अब्यूज किया तो वो ट्रॉमास हम निकालते पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। कभी हम पास्ट लाइफ में देखते हैं कि इस इंसान को किसी ट्रैफिक में लेके गए, रेड लाइट एरिया में लेके गए, इसके साथ इतना बड़ा शोषण किया, उस लाइफ से उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो प्रेजेंट लाइफ में इसको जो ट्रस्ट का इश्यू है ना, वो क्लियर हो जाता है। मेल हेट्रेट होता है, हाँ, वो क्लियर हो जाता है। किसी पे ट्रस्ट ना करना वो सबसे बड़ा एक इश्यू है, of course. कि मुझे आज किसी पे विश्वास Trust नहीं हो। issues, तो yes. ये क्यों होता है? बिकॉज पास्ट लाइफ में इतने धोखे खाए और उस ट्रॉमास को आपने लॉक कर दिया है, जिसको हम एंकरिंग कहते हैं एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, NLP. जिसमें हमारे ब्रेन सेल्स में हम उसको ऐसे लॉक करते हैं कि जैसे कि अभी हुआ हो। हाँ, बट ये हुआ बहुत कभी पास्ट लाइफ में, और जिसने किया वो तो है नहीं। हाँ, लेकिन सफर कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो जब तक रिग्रेशन हम अपना करवाएंगे नहीं, ये कफ कोल्ड से कैंसर तक की बीमारियां तो होती रहेगी, बिकॉज ये बीमारियां ये एक्सप्रेशन है ऑफ ट्रॉमास। कि जो आपने, आपके साथ फ्रॉड हुआ, चीट हुआ, आपके साथ जो भी बदसलूकी हुई, ये जो पकड़ के रखा है, इसी का तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की। तो ट्रॉमा जो है वो हील करना है, वो हील करना। एग्जैक्टली। आप देखो एक छोटे बच्चे को ना, न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो बेबी हंसते हंसते जाएगा। पहली बार उसको जो डॉक्टर वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन देता है, वो जो ट्रॉमा है, उसके बाद ना वो किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं, एंड ही ऑलवेज क्राई। उसको वो क्लिनिक करे पे जाते ही रोना आएगा। हाँ, मतलब यही सोचो कितना बड़ा ट्रॉमा है। ऑफ कोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यही होता है कि हमारे साथ ना कब किसने क्या किया, ये जब तक हमने फॉरगिव नहीं किया, हम उस ट्रॉमास को तो कैरी फॉरवर्ड ही करते हैं। तो जितना हमारी डीएनए स्टडीज होती है, उसमें 80 to 90% सारे ट्रॉमास ही होते हैं। हैप्पी मेमोरीज कम होती है, क्योंकि अच्छी बातों को हम नहीं पकड़ते। सो पास्ट लाइफ से भी हम बुरी बातों को ही पकड़ते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि वो डार्क है, हाँ, एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो उसको क्यों पकड़ते हैं? बिकॉज उससे अटेंशन भी मिलता है, सिंपैथी भी मिलती है। तो आदमी ना शुरू में तो ड्रामा करता है कि भाई इसने मेरे को फंसाया, फिर देखते यार मेरे ये बोलने से 10 आदमी और इंटरेस्टेड हो गए, तो आदमी उसको तो कभी फॉरगिव ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके वजह से उसकी एक स्टेटस बनती है, एक अटेंशन सीकिंग हो जाता है। दैट्स द मेन थिंग, राइट। और आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है कि जब आपने किसी की इलनेस या ट्रॉमा आपने यू नो उसको हेल्प किया टू इरेज इट? कि मैंने यूएस में एक का जब मैंने पीएलआर किया था, वो बंदे का फादर एंड सन का रिलेशनशिप बहुत खतरनाक था। तो फादर हमेशा मुझे बोलते थे, पता नहीं मेरा बेटा मेरे से बात क्यों नहीं करता है, सबके साथ तो अच्छे से करता है, मेरे साथ ही बात नहीं करता है। तो जब मैंने उसके पास्ट लाइफ किए तो उनको पता चला कि उनके साथ जो पास्ट लाइफ में वो कृष्ण भगवान की डायरेक्ट लाइफ में चले गए थे, और उन्होंने देखा था कि उन्होंने गलती से कृष्ण भगवान को तीर मार दी थी। ये बंदे जिनका मैं रिग्रेशन कर रहा था, ऐसा है करके। और जब वो तीर लगी तो इनको बहुत गिल्ट हुआ
कि भाई ये मैंने क्या कर दिया करके। दिया। इज इट राइट? अब क्या हुआ, कृष्ण भगवान ही वॉज सॉर्टेड पर्सन, उनको पता था कि ये तो होने वाला है, ही वॉज हाँ, प्रिपेयर्ड, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये जब स्टोरी पूरी लिखी गई थी तो स्टोरी राइटर ने इस बंदे के लिए जिसने इसको किल किया, कृष्ण भगवान को, उनके लिए ना बहुत बड़ी गर्जेस क्रिएट किए, और वो इस लाइफ में उसका बेटा बन के बॉर्न हुआ। सोचो मतलब कितनी ड्रामेटिकल स्टोरीज है ये सारी। मतलब क्या होता है ना, हम बातों बातों में जो चीजें पकड़ते हैं ना, जैसे पिक्चर में भी कोई हादसे पकड़ते हैं, हाँ। आपको पता नहीं है ये घटना आपके साथ होकर ही रहेगी, क्योंकि इसका कोई हेड एंड टेल नहीं है, yes. बट बिकॉज यू होल्डेड इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो जो आप पहले मुझे पूछ रहे थे ना कि कर्मा होता है क्या, जरूरी नहीं कर्मा होता है। ये जितने भी हादसे होते हैं ना, जैसे ट्रेन में, लोकल ट्रेन बॉम्बे में आप देखते हो कि किसी एक के ऊपर पैर आ गया, हाँ। और उसने पहले गाली गलौज की, फिर हाथापाई की, मारामारी की, इतने में 10 लोग और आके ये करते हैं। तो वो जो आदमी पकड़ता है उस हादसे को, उसके बाद देखता है हर 2-4 महीने में कोई मुझे हाथ साफ करता है, कोई मुझे मारता है, पीटता है, बिकॉज वो चीजें पकड़ी। इट्स अ मैग्नेटिक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो तरंगे आप पकड़ते हो उसी तरंगों को वापस आप रिएक्टिवेट करते हो। तो उसकी जो डेंसिटी है ना, उसको रिकॉल करने में बढ़ जाती है। तो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। इज इट राइट? इसका मतलब जब आदमी खाली बैठता है ना, उन पास्ट के सारे बुरे हादसों को ही याद करता है। और इसलिए वो रीमैनिफेस्ट होता है। ओवर थिंकिंग। तो जब तक आप रिग्रेशन करके उन पास्ट को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, डाइल्यूट एंड डिलीट नहीं करोगे, तो वो चीजें तो रीएक्टिवेट होगी क्या नहीं? इज इट राइट? तो वो यूएस वाले बंदे को मैंने यही कहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है, ये कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जब उसने महाभारत लिखी थी और उसने ये घटना लिखी थी कि कृष्ण भगवान को आपने तीर मारी, तब से उसके अंदर एक बदले की भाव जागृत हुए। समझ में आ रहा है? और वो आपका बेटा बन के आया। तो ऐसी चीजें होती है कि जितनी भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है, मुझे समझ में आया लोग है ना एक्सीडेंटली ना एक दूसरे के विक्टिमाइज्ड हो जाते। जरूरी नहीं कि उनका ये हो। जैसे अगर आप दिन में कभी भूत की पिक्चर देख लोगे, रात को आपको भूत के सपने आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप उस भूत से कनेक्टेड हो, उस स्पिरिट से कनेक्टेड हो, या उस सीन से कनेक्टेड हो, नहीं। बिकॉज आपने उसको होल्ड किया, तो डेफिनेटली यहाँ इनविजिबल स्पिरिट्स बहुत है इस दुनिया में, वो स्पिरिट आपसे अटैच्ड हो जाएगी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, हम उस स्पिरिट से डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमारे साथ अटैच्ड है। एंगर की स्पिरिट्स होती है, फियर की स्पिरिट्स होती है, इनजस्टिस की स्पिरिट्स होती है, हेट्रेट की होती है, रिवेंज की होती है, लस्ट की स्पिरिट्स होती है। ये सारी स्पिरिट्स उनसे ही अटैच्ड होती है जिनकी इंटेंसिटी स्ट्रांग है। जो आदमी दिल पे लेता ही नहीं, स्पिरिट्स उनके पास आती भी नहीं है। नाउ इट इज क्लियर? सो जो डिटैच्ड होते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर डिटैच्ड, इफ यू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो पास्ट कहाँ है आपका? और अगर आपको फ्यूचर की एंजाइटी नहीं है, तो इसका मतलब आपके साथ पास्ट भी तो नहीं है। इट्स टू एंड फ्रो। जो आदमी पास्ट में रहता है उसको फ्यूचर की भी इतनी फिक्र होती है, और जो फ्यूचर में रहता है उसको भी अपनी पास्ट की गिल्ट बहुत होती है। करेक्ट। इसलिए बड़े संत साधु कहते हैं स्टे इन प्रेजेंट। अगर मैं अभी आपके सामने हूं, मैं 100% आपके सामने हूं, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, दैट्स द रिग्रेशन। सिंपल। तो लोग डिस्कनेक्ट और डिटैच कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं जब वो पुरुषार्थ करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे कि ठीक है यहाँ पे हुआ ना, नेक्स्ट मोमेंट तो नहीं है ये। चलो किसी का ट्रेन में पैर लग गया, नेक्स्ट मोमेंट तो किसी का पैर नहीं है। इज इट राइट? उस पेन को वो दिल पे लेते हैं, तब एक हेट्रेड क्रिएट होता है। और जब तक वो हार्ट उसको रिलीज नहीं करता, वो रिवेंज एटीट्यूड में होता है। तो या तो उसी इंसान को अट्रैक्ट करेगा, बदला लेगा। आप देखते हो, मैंने बीच में ना एक स्टोरी पढ़ी थी कि ट्रेन में एक फाइट हुई, और उस फाइट नॉर्मल थी जगह के लिए या जो भी हुआ। दूसरे दिन दोनों लोगों ने अपनी एक गैंग लेके आए थे, और दोनों ने इतनी लड़ाई की कि उसमें आधे लोगों ने एक दूसरे का मर्डर किया।
मतलब आप सोचो एक छोटे हादसे को इतना बड़ा। हम बोलते हैं राई का पहाड़ बनाया। हाँ। तो रिग्रेशन में क्या होता है, हम उस सीड्स पे जाते हैं, उस कॉज पे जाते हैं कि ये शुरुआत कब हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पोर्टेंट। यस। इज इट राइट? आप जिस मोमेंट में चाहे एंड कर सकते हो। हाँ। मैंने कुछ किन्नर के पास लाइफ रिग्रेशन किए और उसमें मुझे पता चला कि ये लोग ट्रैफिक कंट्रोल्स करते थे। ओह। यस, ये लोग रेड लाइट एरियाज चलाते थे। तो इसलिए इनको इस लाइफ में ना अर्धनारीश्वर का लेसन मिल रहा है। अच्छा। तो मैं एक को बीच में मिला था, बॉम्बे की रहने वाली है वो। हाँ। गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। शी इज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। हाँ। और उसके हस्बैंड भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उनकी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, मैंने इनको ये बताया क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू सी द पास्ट लाइफ। हाँ। मैं इजिली उनकी देख पा रहा था और मैंने बताया कि आप ऐसे ऐसे थे। बोलते पॉसिबल ही नहीं, मैंने कभी ऐसी गलती की नहीं होगी। हाँ। एग्जैक्टली 10 साल के बाद टुडे शी इज द लीडर ऑफ द किन्नर। ओह। सोचो, तो वो ट्रू हो गया जो आप ट्रू कह हो रहे गया। थे। मैंने अभी देखा कुंभ के मेले में इस रिसेंटली, शी वॉज ऑन द रथ और सारे किन्नर उसको लेके चल रहे थे। और मैंने अभी 2 दिन पहले वापस उसको मैसेज किया कि आपको और एक अपॉर्चुनिटी है ये क्लियर करने के लिए। वो बोले अभी भी मैं नहीं मानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया रहेगा। ऐसा है। सो दिस इज हाउ यू नो, सी वी कैन गाइड देम बट इट्स अप टू देम दैट आफ्टर द रिग्रेशन ऑल्सो उनको नहीं सुधरना है तो नहीं सुधरेंगे। पर अभी बहुत लोग होते हैं ना, उनकी बहुत ब्रूटल डेथ्स होती है। हाँ। जैसे अभी एयर इंडिया क्रैश में भी हुआ। Yes, last yes, में, yes. बहुत ब्रूटल। अभी Right. उन्होंने शायद इस लाइफ में तो कुछ गलत कुछ नहीं भी गलत होगा। नहीं किया। तो ऐसा कुछ होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ See, होगा। क्या इश्यू क्या है पता है ना, कि हम लोग है ना बॉडी कॉन्शियस पीपल हैं। हाँ। इज इट राइट? अगर हम भगवत गीता को रिलीजियसली समझें कि सोल की कोई लाइफ ही नहीं होती, ओह। बॉडी की होती है ना। हाँ हाँ वो तो कहते कॉस्ट्यूम है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं तो हम शरीर बदलते हैं। इज इट राइट? अब हम लीनियरली ये सोचते हैं कि इस लाइफ में इसने कुछ नहीं किया, बट व्हाट यू नो अबाउट देयर पास्ट। तो मुझे जब ये पास्ट लाइफ के हादसे दिखते हैं, प्रेजेंट लाइफ के जो हादसे में पास्ट लाइफ दिखते हैं, मुझे समझ में आता है कि ये कुछ गलत नहीं हुआ, ये तो होना ही था। आप भले बोलो कि भाई राहु काल चल रहा था या इक्लिप्स चल रहा था या अभी शनि की महादशा चल रही है, ये तो सेकेंडरी है। सो मैक्सिमम अगर ये बड़े बड़े हादसे जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये हम कहते हैं एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी से अरे सडनली हुआ। हाँ। इज इट राइट? Yes. मतलब आप देखो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं लोगों की जो पॉपअप हुई एक टाइम पे। मतलब जिसको हम कहते हैं ना काल, है ना। तो लोग इंडिया में या हिंदू में महाकाल को क्यों मानते हैं? द रीजन क्या होता है कि ऐसे काल को अगर बाईपास करना है तो महाकाल की वर्शिप ज्यादा करनी पड़ती है। इज इट राइट? बिकॉज वो काल तो आते ही रहेगा। हादसे तो होते रहेंगे। लोग बोलते हैं अरे वैष्णो देवी में गया, उधर हादसा हो गया। शिरडी जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो काल तो होता ही है। और रिलीजियस प्लेसेस पे ये बहुत होता है, ज्यादा होता है। बिकॉज क्या होता है ना, वहां पे हम लोग इसी इंटेंशन से जाते हैं कि भगवान जो भी है मेरा क्लियर करो। तब हम भूल जाते हैं कि हमने ऐसे हादसों के बारे में हमने ही इसको इन्वोक किया है, हमने इनवाइट किया है। अगर आप 2013 में जो केदारनाथ का फ्लड था, अभी मैं 19 में जब गया था वहां पे 4 धाम के लिए केदारनाथ पे, तो मैंने बहुत से लोगों की सोल्स वहां पे देखी कि वो लोग वहां पे रीइंकार्नेट नहीं हुए। बिकॉज वो लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमारी डेथ ऐसे कैसे हुई। बिकॉज 72 आवर्स के लिए आपका पोर्टल ओपन होता है एंड यू गेट रीइंकार्नेट। आपका रीबर्थ होता है आफ्टर द डेथ। लेकिन काफी बार क्या होता है, जब तक पोर्टल 72 घंटे में बंद होता है तब तक तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हो कि भाई ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, अब मुझे करना क्या है। तो काफी ऐसे स्पिरिट्स ऐसे ही फिर दे जस्ट मूव ऑन वहीं पे। तो वो वेट करती है कि फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम पोर्टल कब ओपन हो और कब ये हो, और वो पोर्टल वापस ओपन कब होती है। ये मैं आपको रिग्रेशन का एक थियरी समझाता हूँ कि जब उसके कोई भी रिलेटिव, कोई भी फैमिली मेंबर अगर वहां जाके एक कोई भी रिचुअल्स करते हैं या फॉरगिवनेस करते हैं, तब वो पोर्टल वापस ओपन होता है।
जैसे कोई एक 10th में फेल हुआ, हाँ, तो 6 मंथ्स के बाद उसको वापस री अटेम्प्ट मिल रहा है। Correct. इज इट Yes, राइट? yes. मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो हम फॉर्म भरते हैं, मेरे बेटे को प्लीज अलाउ करो, तो स्कूल वाले अलाउ करते हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन का पोर्टल ओपन हो गया। हाँ, इज इट राइट? yes, of तो course. ये जितने भी हम लोग जब जाते हैं ना ऐसे तीर्थ स्थानों पे, हाँ. एक्चुअली आपको पता नहीं है कि हम लोग पोर्टल्स ओपन करने के लिए जाते हैं। आप कोणार्क में जाओ, वहां पे सूर्य का पोर्टल ओपन होता है। आप काशी विश्वनाथ में जाओ, वहां चंद्र का पोर्टल ओपन होता है। ये 2 पोर्टल्स इंडिया में सबसे बड़े। अच्छा, और अगर इन दोनों पोर्टल्स को आप कनेक्ट करोगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थियरी के हिसाब से आप किसी का भी सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो। और मैंने उज्जैन में ये किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना मतलब? इसका मतलब क्या है ना, अगर आप प्रेजेंट लाइफ में बहुत परेशान है हाँ, और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हाँ. आपको लगता है पता नहीं कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, बहुत ये है, तो आपको कोई एक फ्री विल चॉइस होती है कि जहां पे आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो। 100% होता है, ऐसा है, क्योंकि आपके कुछ पुण्य होते हैं हाँ. पास्ट लाइफ के। तो आपको कभी ऐसे हादसे होते हैं जहां पे रिग्रेशन में हम आपको उस दोनों नाड़ियों से कनेक्ट करते हैं और उसमें हम पोर्टल ओपन करके आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाते हैं। ओनली इन वन कंडीशन कि नया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यू हैव टू डील 100%, यू कैन नॉट अवॉइड। ओह, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, जैसा भी मेरा जैसा बंदा हाँ. जो मेडिकल फील्ड से मैं स्पिरिचुअल फील्ड में गया, हाँ, तो मेरे लिए तो चैलेंज था कि नहीं? yeah, of course. इज इट राइट? मतलब मेरा पोर्टल ओपन हुआ होगा, नहीं तो मैं ये फील्ड में कैसे आता? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. मतलब जो हम कहते हैं ना पूरा 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, हाँ, इसका मतलब पोर्टल चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए हमारे। इज इट राइट? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पे हम रिग्रेशन करके कहता ना, भाई मुझसे ये टॉलरेट नहीं होता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसका मतलब नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू चेंज इट्स ऑलवेज बेटर। okay. अगर हम इंडिया पाकिस्तान की पोर्टल ओपन करेंगे हाँ, और अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम आगे कभी दुश्मन रह पाएंगे। और ये हो सकता है। 100% हो सकता है, लेकिन ये मास लेवल पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ, अदरवाइज ये जो कश्मीर का प्रॉब्लम है ये चलते रहेगा। आप कितने भी ऐसे धुरंधर मूवी बनाओ, कितने भी वो छावा मूवी बनाओ, आपके जो रिलीजियस कल्ट है ये आपको एंटी कल्ट बनाते ही रहेंगे, हाँ, क्योंकि मास है ना, yes, कलेक्टिव पैटर्न है। of course, आपको उस कलेक्टिव पैटर्न से बाहर आना है, okay. उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है। हाँ, ये कौन कर सकता है? जो पोटेंशियल है, चाहे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, अगर आज की सत्ता में वो है तो ही कैन डू इट। मतलब जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो कर सकते। ही कैन डू दैट, ऐसा होता है करके। और नरेंद्र मोदी जी की कभी आपने देखी है पास्ट लाइफ? मैंने तो बहुत बार देखी है, क्या बिकॉज थे वो वो? जिस आश्रम में जाते हैं उस आश्रम में मैं भी ऋषिकेश जाता हूँ, लास्ट वीकेंड में उसी आश्रम में था। तो वो नो डाउट सी पहले ही भी योगी थे, उन्होंने भी बहुत सारी तपस्या सिर्फ ये लाइफ में नहीं पास्ट लाइफ में भी की योगा थी। में भी Yes, बहुत believe लेकिन मैंने इनकी जो 2 पास्ट लाइफ देखी, इसमें मैंने एक में इनकी भीष्म पितामह की कॉन्शियसनेस देखी हाँ। और एक लाइफ में मैं इनकी स्वामी विवेकानंद की मैंने देखी थी। ओह। ऐसा है। सो डेफिनेटली उनमें वो पोटेंशियलिटी तो है ही, हाँ, इसीलिए बट वो कर पॉजिटिवली उन्होंने इस लाइफ में रिएक्टिवेट किया। अच्छा। अब क्या होता है ना, इस कलयुग में कोई कितना भी पॉजिटिव बंदा है उसको कुछ तो नेगेटिव पार्ट प्ले करना ही पड़ता है, करना है। 100% प्ले करना पड़ता है। चाहे आप अमिताभ बच्चन का बूफर्स का केस देखो या आप किसी का भी देखो, अगर एकता कपूर इतनी सीरियल्स बनाती है तो वो खुद तो उसका डार्क साइड होगा। हाँ, करण जौहर कितने भी अच्छे पिक्चर बनाते, कुछ तो उसका डार्क साइड होगा ही करके। इज इट राइट? मैंने इवन लीला बंसारी का भी मैंने पास्ट लाइफ देखा है क्या कि था? जो अपने फादर के साथ उन्होंने मतलब उनके फादर ने इसका मर्डर किया था। ओह, भैया तो इसलिए इस लाइफ में देखो वो मदर का ही नाम लिखते, हाँ, यस, संजय लीला बंसाली। यस, वो मतलब फादर का नाम लिखते ही नहीं है करके, राइट। मैंने सूरज बरजाते का तो 1-on-1 पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया ओ, था। आप उनसे मिले या हो? मिले भी हूं और उन्होंने भी मेरी की और मैंने भी उनकी की है। ओह वाह, वो Yes. भी करते हैं। हाँ, वो भी करते, बिकॉज हम दोनों एक ही क्लास में थे जब हम सीखते थे, तब wow. वी बोथ वर स्टूडेंट्स। तो हम दोनों जयपुर और उदयपुर की लाइफ में हम जैन साधु थे, हाँ, तो दैट वाज अ शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन अस। ऐसा है। उसके बाद एक ही बार मैं उनसे मिला हूँ, उनकी फैमिली के कुछ फंक्शंस थे ऐसे। अदरवाइज क्या होता है ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद आपके कॉर्ड जल्दी कट हो जाते हैं, अच्छा, उसके बाद आप जल्दी उनको मिलते ही नहीं हो, बिकॉज वो वही डिसॉल्व हो जाता है। बिकॉज इट्स अ सोल ऑपरेशन, सोल को ओपन करते हो, रिग्रेशन करते हो, कर्मा क्लियर करते हो, फिर वो मिलेंगे ही क्यों?
एग्जैक्टली, वो तो क्लोज हो गया फिर। इसलिए लोग नहीं करवाते रिग्रेशन, बिकॉज लोगों को ड्रामा के वही किरदार चाहिए, वही कैरेक्टर्स चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। इसलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज नहीं करते। कंप्लेन हम भले लाइफ में कितनी भी करते हो, बट वी आर नॉट रेडी टू लेट गो। और इसमें क्या होता है, दो चीज का रिग्रेशन होता है, एक या तो मस्कुलाइन एनर्जी का या तो फेमिनाइन एनर्जी का रिग्रेशन होता है, राइट? बिकॉज एक कहते हैं ना मेल डोमिनेटिंग वर्ड हम बोलते हैं, इज इट राइट? तो हमें कहीं ना कहीं मस्कुलाइन का रिग्रेशन करना पड़ता है ताकि ये चीजें खत्म हो जाए, इज इट राइट? फेमिनिन एनर्जी का भी एक रिग्रेशन होता है जहां पे वो बार बार उसका एब्यूज होता है, बार बार वो विक्टिमाइज्ड होती है, इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं उसने अपने रूप का बहुत कहीं मिसयूज किया होगा, तब जाके ये ऐसे अट्रैक्शंस होते, इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास्ट लाइफ से हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो प्रेजेंट लाइफ में फिर हम नॉर्मल जिंदगी जीते, बट वो तैयारी चाहिए हमारी। दैट इज द मेन थिंग। अदरवाइज हम लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं हम 5 एलिमेंट्स का करते हैं। जो अभी आप ओशन की बात कर रहे थे कि काफी बार लोगों को स्विमिंग से डर लगता है, लोगों को ड्राइविंग से डर लगता है, लोगों को पहाड़ से डर लगता है, और लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल एनिमल से भी, थंडरिंग से भी। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये क्या 5 एलिमेंट्स का रिग्रेशन है, जहां पे जिस एलिमेंट का आपको प्रॉब्लम है उस एलिमेंट का रिग्रेशन करना पड़ता है। तो जब आप रिग्रेशन करते हो उसके बाद आप ड्राइविंग इजीली कर पाओगे, स्विमिंग कर पाओगे, ओशन में जा पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Is it right? That's a very simple concept. और कभी कभी ना कुछ लोगों को पेन होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कहीं और, इट्स अनएक्सप्लेन्ड, बचपन से ही होता है। Exactly. तो वो भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि वो मेमोरीज है ना, मैंने आपको कहा ना, वो सरफेस मेमोरीज है जो पास्ट लाइफ से आई हुई है। इसे जैसे हम बच्चों को देखते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज होता है, बच्चों को अस्थमा होता है, जॉन्डिस होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, बच्चे को कितने छोटे छोटे बच्चे को कैंसर होता है, वो तो कोई एडिक्टेड नहीं है। तो ये पास्ट लाइफ की तो मेमोरी होगी। तो वो थियरी में कहते हैं कि जैसे आप मरते हो वैसे ही आपका रीबर्थ होता है। तो प्लीज मरने से पहले जितना हो सके अपनी डिजीज को एटलीस्ट डिसॉल्व करो या अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करो। नेक्स्ट लाइफ में वो कंटिन्यू नहीं होगा। जैसे अभी हमने एक ब्रेक लिया बिकॉज कैमरे की बैटरी डाउन थी, लेकिन जैसे हमने पॉडकास्ट रीस्टार्ट किया, हमने वहीं से स्टार्ट किया। तो पास्ट लाइफ यही होता है, प्रेजेंट लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। दैट्स अ वेरी सिंपल, एंड करते वहीं से। अभी धुरंधर जो फर्स्ट खत्म हुआ तो वहीं से स्टार्ट हो गया, इज इट राइट? दैट्स द मेन थिंग। लेकिन इसकी एक थियरी क्या है ना कि शून्य की थियरी है शिवा की, और इसलिए ये रिग्रेशन होता है। मतलब अगर ये दुनिया शून्य से बनी है तो मुझे एक आप बताओ 2 0 के बीच में क्या आता है? 2 0 के बीच में? यस, 1 to 9। ओह हाँ, 0, बट 0 के बाद 1 से चालू होता है ना। ये 0 2 0 है। पूरी दुनिया सृष्टि 1 से 9 के बीच में चल रही है, इज इट राइट? रिग्रेशन का मतलब शून्य होना। वो स्टार्ट भी 0 से होता है, एंड भी 0। तो जब तक इस दुनिया में जो चीजें निकली है, एक शब्द भी निकला है, वो शब्द को जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, वो शब्द आपके इर्द गिर्द आपके ऑरा में घूमते रहेगा। तो आपको एंड करना है, अदरवाइज इट विल जस्ट कंटिन्यू, इट विल अट्रैक्ट यू। ओके। हम अगर आपने रामायण या महाभारत की टीवी सीरियल देखी होगी, उसमें देखो ये शब्द के जाल थे। ये सारे शब्द के जाल थे। अगर कर्ण ने कहा नहीं होता दुर्योधन से कि भाई मैं तुम्हें मदद करूंगा हर रूप में, तो उसको अर्जुन के खिलाफ लड़ने की जरूरत ही क्या थी? समझ में रहे ना? तो भीष्म पितामह को पांडव के फेवर में क्यों रहना पड़ता? इज इट राइट? मतलब आप एक चीज समझो ना, हम सारे ह्यूमन बीइंग ना शब्द में बंधे पड़े। तो जो रिग्रेशन करता है वो शब्द को शून्य करता है, और जो शून्य हो गया वो तो फ्री हो गया कि नहीं? Of course, yes. That's the main thing. ये 12 ज्योतिर्लिंग शून्य करने के लिए ही है, लेकिन हम शून्य होने नहीं देते। हम वहां जाके और एक मन्नत मांग के आते, oh, yes. हम विशेष मांगते हैं और एक शब्द क्रिएट करते। ये जितने भी तीर्थ स्थान है, ये जितने मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये मॉस्क जो भी बने, ये सब शून्य के लिए बने, बट हम मैनिफेस्टेशन के लिए बनाए। और इसलिए हम फंस गए। जो पहला आपका क्वेश्चन था ना कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है, दिस इज द आंसर। आप मांगो ही मत कुछ, तो बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। yes. जो हो रहा है उसको होने दो। कुछ मिलने के बाद भी क्या होने वाला है? मैं अगर अंबानी बन भी जाऊंगा तो क्या फायदा है? मुझे बताओ।
मैं अगर पीएम भी बन जाऊंगा तो क्या होने वाला है, मैं अगर गॉड भी बन जाऊंगा तो भी क्या फायदा है, क्योंकि गॉड को भी लोग बन के मंदिर बनाते, कहीं ना कहीं मूर्तियां बनाते, उनको भी लोग पकड़ लेते। हाँ, वो मोक्ष में भी चले गए तीर्थंकर, उनके भी इतने जैन मंदिर बन गए। हाँ, तो फिर कोई छोड़ थोड़ी रहा है किसको, छोड़ ही नहीं रहा। आपको अपने आप को छोड़ना है। हाँ। दिस इज रिग्रेशन। यस, कोई किसी को नहीं छोड़ता इस दुनिया में, समझ में कि नहीं, आपको अपने आप को फ्री करना है, दैट इज रियल रिग्रेशन। Yes. तो मैं सबसे बेस्ट कहता हूं सेल्फ रिग्रेशन इज द बेस्ट रिग्रेशन। दैट्स इसलिए मैंने अपनी 166 पास्ट लाइफ देखी, क्योंकि मैं हर अपनी लाइफ को ना जीरो कर रहा हूं, जहां पे भी जाता हूं ना मैं उसको शून्य करके आ जाता हूं। अगर हम उसको मास लेवल पे ठीक नहीं करते, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये अगर धुरंधर मूवी नहीं बनती, हाँ। तो कितने लोगों के कार्मिक ऐसे ही रह जाते। कैरेक्टर्स तो सिर्फ नाम के लिए अपना किरदार निभाते, लेकिन उनके हादसे जिनके साथ हुए थे उस वक्त, वो तो कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे कि नहीं, यस, इज इट राइट? या तो कोई ना कोई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा जो उस स्क्रिप्ट को लेगा आकाशिक रिकॉर्ड से, हाँ। और उसकी कहानी बनाएगा, हाँ। और वो उन सारी कॉन्शियसनेस के फ्रेगमेंटेड पार्ट को पकड़ेगा। नहीं तो 700 लोगों के अगर ऑडिशन होते हैं, उसमें से उसी को रोल क्यों दिया जाता है? यस, अगर बॉम्बे में इतने पॉडकास्ट करने वाले हैं, आपने मुझे ही क्यों बुलाया? आप सोचो। यस, तो ये होता है कि ये एक यूनिवर्स का क्वांटम साइंस है, जहां पे हम कुछ समय के लिए मिलते हैं। उस समय पे अगर आपने मुझे 100% दे दिया, मैंने अपने आप को 100% दिया, इसका मतलब हमारा रिग्रेशन हो गया। वाओ, दैट्स द मेन थियरी। तो कुछ चीजें होनी ही होती है। होनी ही होती है, समझ में कि नहीं? हर तो पेशेंट जो यहाँ बीमार होता है, हर एक तो आपके यहाँ हिंदुजा में नहीं जाएगा, नहीं, कुछ तो लीलावती जाएंगे, हाँ। कुछ ब्रिजकंडी जाएंगे, हाँ। कुछ तो नानावटी जाएंगे, मतलब उसका कार्मिक उधर होगा, हाँ, उसी डॉक्टर से इलाज होगा, उसको वही नर्स मिलेगी, वही आरएमओ मिलेगा, वही मौसी मिलेगी जो उसका इलाज करेंगे। मतलब कितना जबरदस्त साइंस है, सोचो इसका। हम तो सोचते नहीं, हम सोचे ठीक है मैं गया एडमिट हुआ, लेकिन आपको पता नहीं हर चीज हर इंसान के साथ लिखी है, और जितनी लिखी है ना उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है ना, उसको जहां अच्छा लगता है उसको पकड़ता है, जिसके साथ बुरा लगता है उसको पकड़ता है, और उन दोनों में अटका है 1 to 9 के बीच में, 0 पे आ ही नहीं रहा है वो। तो ये सब जीरो पे आने का खेल है। एग्जैक्टली आप दे के छूट जा, वाओ, देने वाले भाव ही शून्य में। अदरवाइज जीसस क्रूसिफाइड के बाद फॉरगिव करते ही नहीं, या, समझ में है कि नहीं? महावीर को किला ठोकने के बाद महावीर फॉरगिव करते ही नहीं, लेकिन उनको 0 होना था, इसलिए उन्हें फॉरगिव किया। तभी ऐसा होता है। Wow. दैट्स द मेन थिंग। और कोई लोग ना बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हाँ। जैसे अभी विराट कोहली है, हाँ, नरेंद्र मोदी yes. जी भी है, दे हैव अचीव सक्सेस टू अनदर लेवल। Yes. इतने फैंस, हाँ। रोहित शर्मा, हुएवर इट इज। हाँ। तो जो लोग इस लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हाँ। क्या कहीं ना कहीं वो सीड पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है? देखो क्या है ना, आप अगर देखो 7 सोल्स होते हैं, हाँ। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, Yes, इन्फेंट से 7 लेके souls. इनफाइनाइट सोल हाँ। है। इसमें जो 3rd नंबर का सोल है, जिसको हम यंग सोल कहते हैं, हाँ, ये यंग सोल नेता, अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेसेस, साधु, गुरु, इन कैटेगरी में आते Okay. यंग सोल। ओके, इनको नीचे के सोल वाले भी पकड़ते, ऊपर के सोल वाले भी पकड़ के रखते। तो ये वो सोल होते हैं जिनको लोग जल्दी छोड़ते नहीं है, ऐसा है करके। तो ये हमारी चॉइस होती है। हाँ। और कभी ना कभी हमारी सोल जर्नी में हम यंग सोल तो रहेंगे ही, यस, कभी ना कभी तो रहेंगे। हाँ। अब इस लाइफ में ये लोग हैं तो दिख रहे हैं, हाँ, हमको ममता बनर्जी दिख रही है, या हमको अब्दुल कलाम दिखे, तो ये लोग तो फेमस ही है, या विराट कोहली है। मतलब अल्टीमेटली क्या, ये लोग पब्लिक फिगर है। हाँ, हाँ, तो क्या होता है, जो करोड़ों लोग सपने देखते, और उन सपनों को जो इंसान पूरा करता है, तो लोग उसके फैन फॉलोअर होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स, हाँ, यही थियरी है। हाँ, सिंपल। ये लोग जब यंग सोल से मैच्योर सोल लेवल पे जाएंगे ना, इनको कोई नहीं पूछेगा, हाँ, कोई नहीं पूछेगा। सुशांत को यंग सोल से मैच्योर सोल लेवल पे जाना था, उसकी डेस्टिनी क्लियर थी। हाँ, लेकिन क्या था ना, उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो यंग सोल लेवल के थे। कुछ यहाँ पे एक्टर थे, हाँ। कुछ यहाँ पे पॉलिटिशियन थे।
वो नहीं चाहते थे कि ये खुद से एग्जिट हो, इसलिए उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया। समझ में आ रहा? यस, तो ये तो पास्ट लाइफ में भी इनके कॉम्पिटिटर रहे होंगे, ऑफ कोर्स। समझ में? कि ये बंदा छूटना चाहता था, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, इसको ना पॉलिटिक्स में पढ़ना था, ना किसी ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं पे जाना था, माफिया में जाना था, इसको अपने हिसाब से एग्जिट होना था। समझ में ना? तो इसलिए इसने मून पे पहले से घर लेके रखा था। इसका विजन पूरा उस मून पे था, चंद्र पे था। ही वॉज अ बिग आर्टिस्ट, इतनी क्रिएटिविटी थी इसकी। लेकिन क्या था कि पुरानी जो दुश्मनी होती है ना, वो इतनी जल्दी आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको हादसे पे लाके ही छोड़ती है ना? ये मेन इश्यू होता है। तो आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है सुशांत सिंह नहीं राजपूत देखी की? थी, मैंने यही कहा कि पास्ट लाइफ में वो एक बहुत बड़े संत थे, और वो ऐसे संत थे जो सबको बहुत पॉजिटिवली गाइड करते थे। हाँ। लेकिन इनके अगेंस्ट में ना कुछ अघोरी साधु थे, और वही इस लाइफ में कुछ नेता है, कुछ एक्टर हैं जिन्होंने ये अंजाम दिया उनको। ऐसा है। तो अगर उन्होंने शायद उसको अगर जीरो पे ला दिया होता तो शायद नहीं होता। नहीं, क्या होता कि लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद शून्य पे जाते ना। कोई आदमी अगर आप पे अटैक करता है ना, तो दुनिया की नजर में ये गलत है, लेकिन उसको तो जल्दी एग्जिट हो गया ना, मिल गया ना, उसको तो जल्दी मुक्ति मिल गई कि नहीं? करेक्ट। नहीं तो जीसस और 20 साल जी लेते। तो जीसस गॉड नहीं बनते। अगर ये हादसा नहीं बनता तो जीसस गॉड नहीं बनते, एक आपके और मेरे जैसे लेमैन नहीं बनते। तो ये हादसा होता क्यों है कि जब उसको बड़ी पदवी मिलने वाली होती है। तो ये भी तो डेस्टिनी है। ऑफ कोर्स, दैट्स द मेन थिंग। हाँ। और क्या आपने विराट कोहली की पास्ट लाइफ देखी हुई है? उनकी देखी थी कि वो गुरुद्वारा में कुछ कीर्तन कर रहे थे, बस एक शॉर्ट ग्लिम्स देखी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अमृतसर के पास में मैंने देखा था कि वो कुछ कीर्तन कर रहे थे। और उस लाइफ में भी इनकी जो अभी की वाइफ है वो भी मेल थी तभी। हाँ, वो फीमेल नहीं थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब आदमी सोचता है कि इसके साथ मुझे टाइम मतलब लाइफ स्पेंड करनी है, तो डेफिनेटली जेंडर तो चेंज करना पड़ेगा क्या? दैट्स द मेन थिंग। ऐसा होता है, या तो कोई भाई बहन बन के आता है या हस्बैंड वाइफ बन के आते हैं। ऐसा। तो क्या कुछ सोल्स कनेक्टेड होते हैं पहले से? नहीं, 100%। उसके बगैर कैसे मिलेंगे? मतलब इस लेवल पे तो नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है ना। तो शायद जिन इंसान से भी हम इस लाइफ में बहुत क्लोज है, शायद कुछ ना कुछ सोल लेवल पे कनेक्ट 100% होते हैं। यस 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 यस। जैसे मैंने कुछ पहले के पॉडकास्ट में भी बताया था कि जैसे मैंने नरेंद्र मोदी को भी देखा था कि भीष्म पितामह की कॉन्शियसनेस है, वैसे मैंने कहा ना अमिताभ बच्चन के अंदर भी वही है। इज इट राइट? लेकिन एट द सेम टाइम मैंने देखा कि रेखा के अंदर अंबा की कॉन्शियसनेस है। तो इस लाइफ में भी तो वही रोल प्ले कर रही है। यस, इज इट राइट? तो वही सोल्स, नंबर ऑफ सोल्स वापस आते हैं। ऑफ कोर्स, ये ऐसा होता है। और हम ना कहीं डेथ की भी बात कर रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या आपने किसी से बात की है वाज वेरी क्लोज टू डेथ, बट वो वापस आ गई लाइफ में, उन्होंने कुछ देखा होगा ऐसा कि जो हम नहीं जानते कि डेथ के बाद ऐसा हम क्या देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत रेयर ऐसा होता है। लेकिन एक चीज क्या है कि जो इवॉल्व सोल्ड होते हैं, जैसे मैंने 1-2 लोगों का पास्ट लाइफ किया था, वो बहुत इवॉल्व थे। मरने के बाद भी उन्होंने अपनी फ्यूचर लाइफ देखी और वापस अपनी लाइफ में आए, प्रेजेंट में आए, और प्रेजेंट में आने के बाद उन्होंने अपने कुछ तो भी फॉरगिवनेस का कुछ करेक्शन किया, और फिर वो वापस वो डेथ में चले गए। तो कुछ जो फ्री विल वाले इंसान होते हैं ना, उनकी डेथ एक फ्री विल चॉइस होती है। अच्छा। अभी मरना है कि और थोड़ा रुक के मरना है। ओके। वो तुरंत नहीं मरते, तो बहुत मैच्योर सोल्स होते हैं करके। ऐसा है। और वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी कॉन्शियसनेस देके जाते। जैसे मैंने MS धोनी की जब मैंने पास्ट लाइफ देखी, तो उसकी जो पहली वाइफ थी, उसकी कॉन्शियसनेस वो बहुत इवॉल्व थी, बहुत मैच्योर थी, और वो पास्ट लाइफ से ही डिसाइडेड थी कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा तो नहीं रहूंगी, लेकिन मरने के बाद भी मैं अपनी चेतना तो किसी को देके जाऊंगी जो तुम्हारे साथ ऐसे ही लविंग कैरिंगली रहे। सो ये लोग के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं, हम तो समझ भी नहीं सकते इन लोगों की लाइफ को। तो ऐसा है।
ऐसा होता तो ये जो एकदम मैच्योर इवॉल्व सोल, बहुत ही, बिकॉज इनको पता होता है, जैसे एक कभी माँ अर्ली एज में मरती है, वो अपनी कॉन्शियसनेस ऐसे किसी को देके कभी मासी को देके जाती है, कभी मतलब उसके भाई को मामा को देके जाती है, Yes. तो बच्चे को बोलते हैं ना मामा ने बड़ा किया, मासी ने बड़ा किया, तो आप सोचो इतनी केयर कोई कैसे ले सकता है। ऑफ कोर्स, तो वो अपना एक क्वांटम कॉन्शियसनेस जो हाई पोटेंशियल होता है, जो फ्री विल वाला होता है, वो किसी को देखे जाता है। जैसे हमारा 5G में मैं आपको हॉटस्पॉट देता हूँ, तो ये मेरा फ्री विल चॉइस ही है ना, वैसा ही होता है ये। यस। और आपने डेथ के बाद आपने बोला कि 72 आवर्स हाँ, पोर्टल खुला हाँ, रहता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है? वो क्या होता है, मरने के बाद ना एक हमारी अदालत में हम आते हैं, भगवान की अदालत में आते हैं। हम प्योर लाइट फॉर्म में होते हैं, गॉड भी प्योर लाइट फॉर्म में होती है, और हमारा एक रिव्यू होता है, एक रिव्यू होता है, और रिव्यू में हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, यार ये अमीर वाला लाइफ मुझे बहुत बुरा लगा, इससे तो गरीब अच्छा था, रास्ते पे भी सो जाता था। तो भगवान बोलते तथास्तु, तो नेक्स्ट लाइफ में वो गरीब हो जाता है। एक गरीब बोलता है बस बहुत गरीबी से मर गया, अब नेक्स्ट लाइफ में मुझे बहुत पैसा चाहिए, गॉड बोलते तथास्तु, तो बहुत पैसा आ जाता है। हम लोग लाइफ बिटवीन लाइफ भी ना ये सोच ही नहीं सकते कि हम लोग मांग तो रहे हैं, लेकिन उसका भी एक अदर साइड होता है, होगा। यस, ये तो कभी बुद्धि चलती नहीं हमारी, चलती ऐसा है करके। और गॉड कभी मना नहीं करते, अदरवाइज ये इतने बुरे हादसे होते नहीं, और इतने बड़े अचीवमेंट्स भी नहीं होते। दोनों चीजें तो हो रही है। यस, ऐसा है, बिकॉज वो शून्य है, वो 1 to 9 के बीच में आपको कुछ भी अलाउ करेंगे, ऐसा है ना। और ये ना मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ लिखा हुआ होता है? क्या हमारे हाथ में भी होता है कि हमें क्या चाहिए? लिखा हुआ होता है जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसमें कलर डालना वो हमारी चॉइस है। इज इट राइट? तो उसमें कौन से अच्छे कलर डाल रहे हो, बुरे कलर डाल रहे हो, ये तो आपकी कॉन्शियस चॉइस होती है कि नहीं? दैट्स द मेन थिंग। चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, या ऐसी क्रिएटिव फील्ड हो, सब अपनी हाथ में होती है कि नहीं? आपने देखा अगर बाहुबली पिक्चर बनी तो 5 साल तक उन्होंने कितनी मेहनत की, मतलब कितने कलर्स डाले और कितने किरदारों को उन्होंने पकड़ के रखा। इज इट राइट? चलो VFX कितना भी किया, लेकिन इतना एफर्ट्स भी तो डाला कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज के टाइम में लोग है ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कलर्स नहीं डाल रहे, अच्छे कलर्स नहीं डाल रहे, वो ऐसे कलर्स डाल रहे कि तुरंत कुछ अचीवमेंट हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। एक लॉन्ग जर्नी होती है, एक लॉन्ग जर्नी होती है जिसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। राइट, यस, दिस इज सो ट्रू। क्योंकि हम ना फास्ट रिजल्ट के पीछे बहुत भागते, लेकिन वो एलोपैथी मेडिसिन के जैसे होता है, तभी आपको रिजल्ट तो देता है, बट टेम्पररी देता है, ऐसा होता है। यस। और अगर मैं ना एक कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करूं, विच इज ड्रीम्स। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल रात को कुछ ड्रीम आया, बहुत बार मैंने कुछ पिक्चर देखी थी जिसकी वजह से वो ड्रीम आता है, बट बहुत बार ना हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं और ऐसे फेसेस आते हैं हमारे सपनों में जो हमने कभी देखे तक नहीं होते। तो क्या ड्रीम्स का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता होगा? नहीं, कनेक्शन होता है। अभी कैसा है ना, अभी ये आपका है ना फ्रंटल लोब है। मैं थोड़ा मेडिकली आपको समझाता हूँ। ये हमारा जो फोरहेड है ना, फ्रंटल लोब है। जो चीजें यहाँ पे आती है ना, दिखती है, ये कभी कभी इतना इम्प्रेस करती है कि ये यहाँ से जाके ना रात को ड्रीम में आती है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है, ये सेंटर है जिसको मैं सोल कहता हूँ। इज इट राइट? ये सोल भी ना कुछ तो इम्प्रिंट्स लेके आए, उसके भी ड्रीम्स आते हैं। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी है, ये हमारा पीछे का ऑसिपिटल रीजन है जिसको मैं ऑप्टिकल रीजन कहता हूँ। तो इसमें ना हमारी कुछ छवियां होती है जो बहुत सालों से कहीं इम्प्रेस्ड हुई रहती है कि यार मुझे भी उसके जैसा मिलियनर बनना है, मुझे भी इसके जैसा एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। तो वो भी एक ड्रीम क्रिएट करता है। तो एक प्रेजेंट कॉन्शियस ड्रीम, एक अनकॉन्शियस ड्रीम पास्ट लाइफ से आया, और एक सबकॉन्शियस ड्रीम। 3 टाइप के ड्रीम होते हैं, ऐसा होता है। हाँ। तो इसमें क्या है, जो कॉन्शियस ड्रीम होता है ना, उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होती है, थॉट्स होते हैं, इमोशंस नहीं होते, और हम भूल भी जाते हैं। जो अनकॉन्शियस ड्रीम होता है सोल का, वो तो 101% पूरा होने ही वाला है। इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जो सबकॉन्शियस से आया है, जो मैग्नेटिकली आया है,
वो कुछ हद तक पूरे होते हैं, कुछ तक पूरे नहीं होते, ऐसा है। ओके। तो ये 3 टाइप के ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोथेरेपी में क्या है ना, ये लोगों ने आज तक इस ड्रीम के ऊपर इतनी डीप स्टडी नहीं की, इसलिए उन लोग है ना ड्रीम को बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ सपना है, नहीं तुम बस दिन में कुछ सोचा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोल भी ड्रीम ला सकता है, वाओ। जेनेटिकल पैटर्न भी ड्रीम ला सकता है, एंसेस्ट्रल्स भी आपके अंदर ड्रीम ला सकते हैं। मतलब जो आपके फोर फादर मर गए हैं, कुछ सपना आपके लिए छोड़ गए हैं, वो ड्रीम भी आपको आ सकते हैं। ओके। ऐसा होता है करके। तो जिन लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक फीलिंग होती है, एक सपना होता है कि यही मुझे करना है, एक कॉलिंग होती है, एग्जैक्टली यस यस, कॉलिंग होती है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज सोल कॉलिंग। जो मुझे होती है, मुझे लगता है नहीं अब वहां जाना है, अब यहाँ इवेंट करना है, अब ये इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना, दैट इज अ सोल कॉलिंग। ऐसा है, इसलिए मैं कोई चीज से कॉन्शियसली इंप्रेस नहीं होता हूं, और मैंने अपने सबकॉन्शियस को इतना खाली कर दिया है। मैं एक साइकिक सर्जरी करके थेरेपी है, उससे मैंने अपने ब्रेन के सारे सेल्स को मैंने जीरो कर दिया है। तो ना मेरा कॉन्शियस काम करता है, ना मेरा सबकॉन्शियस काम करता है, मैं सिर्फ अपने अनकॉन्शियस से काम करता हूं, जहां पे डायरेक्टली सोल कॉलिंग होती है, और मुझे पता है कि इसके सोल के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, और मुझे क्या करके उसको फ्री करना है, मुझे अपने आप को फ्री करना है। दैट्स द मेन थिंग। इसलिए मेरे डिसीजंस कोई रैंडम नहीं होते, कोई इमोशनल नहीं होते, मेरे बहुत जो डिसीजंस होते हैं ना हार्ड कोर होते हैं करके। जो मिशन के, जिसको मैं मिशन कहता हूँ, सोल मिशन, तो वो पूरा करना है, मतलब करना ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता। और हर सोल का एक मिशन होता है, हर सोल का होता है, लेकिन वो जानता ही नहीं, वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में बेचारा पेंडुलम से फंसा पड़ा रहता है, वो सेंटर पे नहीं आता है। तो जो आदमी सुषुम्ना नाड़ी के साथ जीता है, जो सूर्य चंद्र नाड़ी से प्रभावित नहीं होता, वो एक्चुअली अपनी सोल ड्रीम को पूरा कर सकता है। उसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा है करके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे या मेरे से बहुत सारे लोगों को अपना पर्पस पूरा करना है, सोल का पर्पस पूरा करना है, हम इनवर्ड कैसे जा सकते हैं? वो एक ही तरीके से जा सकते हैं, आपको सूर्य और चंद्र नाड़ी का रिग्रेशन करना पड़ेगा। विदाउट दैट ऐसे ही नहीं जा सकते। नॉट पॉसिबल। इसलिए बुद्धा ने भी अनापन्ना सती से ना सूर्य चंद्र नाड़ी का रिग्रेशन किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया। उन्होंने दोनों नाड़ियों को शून्य किया, फिर सिर्फ सेंटर की नाड़ी उनको गाइड करती थी कि अब तुम्हें बोध गया जाना है, तुम्हें नालंदा जाना है, तुम्हें बनारस जाना है। वो एग्जैक्टली वहां जाके वो उन्होंने कौन से पेड़ के नीचे बैठना है, एग्जैक्टली उनको सोल गाइडेंस मिली थी। ऑरा हीलिंग या ऑरा को क्लेंस कैसे करते हैं? वो यही होता है ना, जो 7 लेयर्स में आपको बता रहा था। तो हम अपने ऑरा को क्लीन करते 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 कोर ऑफ द ऑरा पे पहुंचते हैं, जो सोल ऑरा कहते हैं। जब आप सोल ऑरा पे पहुंचते हो ना, मतलब आप रियल मिशन पे आ गए, फिर आपका स्ट्रगलिंग, सफरिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जितनी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक्चुअली वो अपने सोल ऑरा में है ही नहीं। जिसको मैं सुपर जीन्स कहता हूँ, जिसको मैं सोल टैलेंट कहता हूँ, लोग उसमें आ ही नहीं रहे। कितने लोग कितने sad है, you know, even in the corporate world, people are just in yes, that they are place just and they are so sad and stressed all the time. Exactly. कोई एक प्रमोशन के लिए या फिर किसी बॉस को प्लीज करने के लिए उसी में जी रहे हैं। बस उसी में जी। 99.99% लोगों को नहीं पता, 0.01% लोगों को पता है। और जिनको पता है वो कोई बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई नागा साधु बन के बैठा है, कोई साइलेंस में चले जाते हैं, कोई केव्स में चले जाते हैं। तो जिन्होंने बहुत सक्सेस अकम्प्लिश किया, जैसे हम विराट कोहली, अमिताभ बच्चन की बात करें, उनको तो पता होगा ना पर्पस वही है। नहीं, इनको लाइफ पर्पस पता है, सोल पर्पस नहीं पता। लाइफ पर्पस टोटली अलग है। मुझे पहले पता था लाइफ पर्पस इज टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। मैं बन गया, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर अ सक्सेसफुल। तो इसलिए मैं सोल पर्पस पे आया कि मुझे ये टेम्पररी सक्सेस नहीं चाहिए, टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। आई वांटेड अ परमानेंट हैप्पीनेस। आत्मा क्यों नीचे आई है, परमात्मा ने क्यों आपको नीचे भेजा है, बस ये जान लो। जैसे लता मंगेशकर को पता था, तो लाइफ पर्पस सोल पर्पस दोनों पूरा हो गया, तो वो एग्जिट हो गई। अब नेक्स्ट लाइफ में वो बोली मुझे सिंगर नहीं बनना। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था, इसलिए तो मैं कहा ना, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया ना,
हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, जो दोनों पर्पस समझ लेता है ना, हाँ। उसके लिए नेक्स्ट लाइफ एक फ्री विल होता है। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, सिंपल है, वाह। राइट? और आपने ना एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों के बहुत फॉलोअर्स होते हैं, हाँ फैंस होते हाँ हैं, हाँ, तो वो जीरो पे नहीं आते, नहीं right? आते जल्दी, बिकॉज क्राउड मैग्नेटिक है। हाँ आपको लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो इतने बड़े, कहते हैं ना, इतने बड़े अट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम से आप कैसे छूट सकते हो? बट ये इनकी तो गलती नहीं है, दे हैव वर्कड सो गलती- हार्ड फॉर इट। गलती की बात नहीं है। क्या होता है ना, किसी लाइफ में ऐसे थॉट डाला रहेगा, एक सीड डाला होगा कि मेरे भी ऐसे फॉलोअर्स हो, उस थॉट से उनको डिटैच होना पड़ेगा, उस सीट से उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड इफ दे डू दैट देन Then इवन they आफ्टर come out. सक्सेस मैंने अपनी जितनी भी पास्ट लाइफ देखी, यही गलती मैंने की थी। मेरे सबसे बड़ी यही गलती थी कि मुझे बहुत फॉलोअर्स चाहिए थे, एंड आई वाज द इनसिक्योर पर्सन इन माय पास्ट लाइफ। कोई मुझे छोड़ के जाता था मेरे आश्रम को या मेरे मंदिर में से, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। इस लाइफ में तो मैं सबको बोलता हूँ, जाओ, जितना जा सकते हो जाओ। सो आई एम हैप्पी, सिक्योरिटी बहुत आई एम important सिक्योर्ड, है। आई एम सिक्योर्ड। वाओ So if I want to be zero, I have to get detached of everyone. वाओ That's the main purpose. वाओ। और अगर आपकी जो जर्नी रही है हाँ। इनटू दिस वर्ल्ड, बी इट जो सोल के बारे में है, पास्ट लाइफ के बारे में है, अगर आप लोगों को एक एडवाइस दे सकते वो क्या हो? एक एडवाइस में एक ही चीज दे सकता हूं कि जो साईं बाबा ने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, श्रद्धा और सबूरी, हाँ मैं कहता हूं बस उसी पे आपकी जिंदगी जानी चाहिए। श्रद्धा अपने कर्मों पे रखो, हाँ और पेशेंस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे रखो। वाओ आप फ्री हो गए। वाओ। आप घंटों तक मेडिटेशन करो, घंटों तक योगा करो, घंटों तक हीलिंग करो, इसमें आपकी पेशेंस चाहिए। और श्रद्धा आपको कर्म पे चाहिए। ट्रस्ट योर कर्मा, योर कर्मा विल नेवर टेक यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। लोग भले कितना भी भटका सकते हैं आपको, आपका कर्मा आपको भटका ही नहीं सकता। वो हर मोमेंट में आपको शून्य करने के लिए ही बेताब है। तो ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा है। ये इतनी खूबसूरत कॉन्वर्जेशन थी, मतलब आपने जो बोला है ना, आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। Yes. मुझे एक सेंस ऑफ काम और पीस लग रहा है, और हम आई थिंक 1.5 hours से बातें कर रहे हैं। आई फील सो गुड। Thank you. वन ऑफ दोज रेयर कॉन्वर्सेशंस एंड आई एम फीलिंग सो नाइस एंड आई That's the main thing. फुल्ली प्रेजेंट। Good, good. मैंने कहा था, अगर इस प्रेजेंट मोमेंट को आप 100% एक्नॉलेज करते हो, यू आर एनलाइटन। Yes, true. Thank you so much for Thank you. coming, and Thank your you. presence is truly lovely. Thank you. God bless you. Thank you Thank so you. much.